हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। फटाफट से आ जाइए यार, समय हो चला है, शाम के बज चुके हैं 5:15 और आपके प्यारे सौरभ सर आ चुके हैं आपके सामने इस वक्त बिल्कुल लाइव। यस बच्चों, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो कैसे हो, जल्दी आ जाइए। लेक्चर नंबर 1 है, चैप्टर का नाम है वैद्युतावेश तथा क्षेत्र, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी। यहाँ से क्लास 12th शुरू होता है, यहाँ से क्लास 12th के चैप्टर्स शुरू होते हैं। क्लास 12th का चैप्टर है, क्लास 12th का चैप्टर है, लेक्चर नंबर 1 की कहानी है। पहले ये बताओ, हेलो हाय बेटा रिया, मुस्कान, शिव, हेलो बच्चों, हाय, क्या हाल चाल है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, जय श्री कृष्णा बेटा, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। और बाकी के बच्चे कहाँ हैं। सबसे पहले तो यार उन तमाम बच्चों को अच्छी बात है यार आप लोग आए हो। हाय बेटा मुस्कान, शिव, रिया, क्या हाल चाल है। अच्छा, कैसा चल रहा है आप लोगों का, कैसा चल रहा है बच्चों आप लोगों का। यस, कार्य ऊर्जा शक्ति जो मैंने आपका चैप्टर ख़त्म करवाया था पिछली क्लास में, आपने कुछ क्वेश्चंस किए घर जाकर। यार आप लोगों के जो आंसर्स हैं वो नहीं आ रहे हैं, आप लोगों के जो मैसेजेस हैं वो मुझे नहीं मिल रहे हैं। तो एक बार प्लीज़ थोड़ा सा एनर्जेटिक होकर बता दीजिए कि यस सर। आज हम बात करेंगे बेटा जी क्लास 12th की। देखिए अभी तक हम जो पढ़ रहे थे ना वो सिर्फ क्लास 11th पढ़ रहे थे, अब वक्त आ गया है क्लास 12th पढ़ने का। हाँ सर, हम तो बढ़िया हैं, आप कैसे हो। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, देख लीजिए, चुस्त फुर्तीला, एकदम तंदुरुस्त मस्त। चलिए, हाँ ठीक है बेटा रिया, अब आप ठीक हो, तबीयत ठीक है बेटा आपकी गुड़िया। चलें, हाय बेटा साहिल, निकिता, शिवांश, हाय बच्चे, हाय, हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे हो बच्चों आप लोग। और आ जाइए एक बार, सभी बच्चों को आ जाने दीजिए, सभी बच्चे आ जाए। हाय बच्चे, शिवांश, लव यू बच्चे। हाँ बाकी, हाँ रविकांत वर्मा, हाय बेटा रविकांत, सर आई एम कमिंग फॉर 1 डे इन दिस क्लास। हाँ ओके, एक दिन के लिए आए हो, अच्छी बात है बेटा जी, आप आए हो, बैठ के देखिएगा, बैठ के सोचिएगा, सुनिएगा। ठीक है, यस सर मैं ठीक हूँ, ठीक है सर। स्प्रिंग फोर्स एफएस और एफ एक्सटर्नल, एफएस लेना है बेटा, एफएस स्प्रिंग फोर्स, ऑल दो है ना। वही वाली बात है कि एक्सटर्नल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वही स्प्रिंग फोर्स का भी मैग्नीट्यूड है, बट डायरेक्शन जो होंगी ना दोनों की अपोजिट होंगी, दोनों की विपरीत दिशा होती है। मैंने आपको बताया भी था ये कि जो स्प्रिंग फोर्स है ना, वो स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, दैट इज विस्थापन और स्प्रिंग बल, दोनों विपरीत दिशा में होते हैं, तभी एंगल 180 डिग्री आता है और cos 180 का वैल्यू -1 होता है। ठीक है, आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। हाय बेटा, हाँ सर आप कैसे हैं। मैं बहुत अच्छा हूँ बच्चे। देखिए आज की क्लास थोड़ी सी अपन स्लो ही रखेंगे क्योंकि फर्स्ट डे है इस चैप्टर का, और मुझे लगता है कि पहला दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लिखने वाला भी काम है, थोड़ा बहुत लिखते रहेंगे, हालांकि मैं कुछ लिख के नहीं लाया हूँ, है ना, तो हाथों से ही मेहनत करनी पड़ेगी। हाय बेटा पंकज, गुड इवनिंग बच्चे। डीएसए सॉल्व नहीं हो पाता, क्यों नहीं हो पाता बेटा। क्यों नहीं हो पाता बेटा। चलिए, तो आवेशों के गुणधर्म और कूलाम का नियम पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि विद्युत आवेश की परिभाषा क्या है। अब हम इस चैप्टर में, या यूं मान लीजिए अगर मैं क्लास 12th की बात करूं तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हम लोग शुरू कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनेमिक, है ना। दैट इज यूं मान लीजिए आप पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ने वाले हैं, पूरा की पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ने वाले हैं अगले 2 महीने। अगले 2 महीने
सिर्फ और सिर्फ आवेश के बारे में बातें करेंगे, आवेश, और फिर उससे रिलेटेड चीज़ें एक्सप्लेन होती चली जाएंगी। फिर वहीं से करंट आएगा, वहीं से मैग्नेटिक फील्ड, फिर वहीं से प्रत्यावर्ती धारा आ जाएगी, बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ा होने वाला है अगले 2 महीने, और कोशिश करेंगे कि यार तुम लोगों के कमेंट्स नहीं आ रहे मुझे, क्या बात है यार, जब तक कमेंट नहीं आएंगे यार मैं कैसे बताऊं यार, बताओ, चलो आप ही बताओ। हाँ सर, मेरा 2 लेक्चर छूट गया। बेटा आप प्लीज़ उनको कवर कर लेना, उनको कवर कर लेना। 15 अगस्त की भी छुट्टी। हाय बेटा विशाल गुप्ता, हेलो। अजीत चौधरी, हाय बेटा अजीत, गुड इवनिंग अजीत, क्या हाल चाल है बच्चे, है ना। आप उनको कवर कर लेना, है ना। 15 अगस्त को आपकी क्लास नहीं होंगी तो 15 अगस्त को भी आपको एक छुट्टी मिल जाती है। चलिए देखिए, किसी आवेश जो है ना, आवेश बेसिकली क्या है, आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण है, किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ में विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न भी होता है और महसूस भी होता है। देखिए, कोई उत्पन्न कर रहा है तो कोई महसूस कर रहा होगा। इट इज लाइक ऐसा, ध्यान से सुनना। देखिए मैं ना इसको थोड़ा सा देसी एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मुझे चार्जेस में अगर हम बात करें तो आपको पता है कि धनात्मक आवेश जो होते हैं, पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं, वो रिपेल ईच अदर, है ना। नेगेटिव रिपेल ईच अदर, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। ये सेम है, ठीक वैसी ही है जैसे हम इंसानों में होता है, हम ह्यूमंस में होता है, लड़का लड़की अट्रैक्ट, है ना, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, परंतु लड़का लड़के को अट्रैक्ट नहीं करता, लड़की लड़की को अट्रैक्ट नहीं करती। ये सिर्फ वैसी ही कहानी है। आप इसको ऐसे समझो कि सपोज, है ना, ऐसे समझो कि कोई लड़का है और उसके आसपास एक फील्ड है, उसमें कोई लड़का आ गया, उसको कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, पर उस फील्ड में सपोज कोई लड़की आ गई तो उसको हो सकता है अट्रैक्शन, है ना। ऐसे ही चार्जेस में भी होता है, बट ये साइंटिफिकली नहीं है, जैसा मैं ह्यूमंस का बता रहा हूँ। ये एक देसी समझाने का एक देसी तरीका है। परंतु जैसे आवेश है, एक आवेश है, दूसरा आवेश है, हो सकता है कि ये दोनों दूर भागें, हो सकता है ये दोनों चिपक जाए। तो ये जो दूर भागा है तो इसने कुछ पैदा किया है, इसने कुछ पैदा किया है, इसने उसको महसूस किया है, इसने पैदा किया, इसने महसूस किया, और जब इसने पैदा किया होगा तो इसने महसूस किया होगा। यानी कि वो उत्पन्न भी करते हैं और महसूस भी करते हैं। उत्पन्न खुद से करते हैं, महसूस दूसरे का करते हैं। थोड़ा गहराई थी इसमें। किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होना आवेश को प्रदर्शित करता है। इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता आवेश को प्रदर्शित करता है। बेटा डीएसए हार्ड होता है तो बेटा क्या चाहता है, आसान दे दूं? क्या चाहता है, आसान दे दूं? जेई वाले दया थोड़ी ना करेंगे यार, जेई वाले दया थोड़ी ना करेंगे, है ना। चलिए क्लियर है, पहले इतना नोट करिए। यार आज आप लोगों के कमेंट्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं यार, मेरे को बिल्कुल भी नहीं आ रहे। है ना। किसी भी पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न भी करते हैं और महसूस भी करते हैं। इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होना ही प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैंने बोला कि कोई वस्तु है, अभी वो उदासीन है, अभी वो वस्तु उदासीन है। उदासीन है का मतलब है उस पर नेट आवेश 0 है, उस पर नेट आवेश 0 है। ऐसा नहीं है कि उस वस्तु पर आवेश नहीं है ना। यार मान लेते हैं कि भैया इस पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो है ही है ना, प्रोटॉन भी होंगे और इलेक्ट्रॉन भी होंगे। एक परमाणु के अंदर क्या है,
परमाणु के अंदर क्या है, प्रोटॉन भी है इलेक्ट्रॉन भी है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन तो उदासीन है, प्रोटॉन तो है ही है ना, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कुल मिलाकर नेट आवेश 0 है, क्योंकि एक अगर प्लस है तो एक माइनस भी है, तो कुल मिलाकर नेट आवेश कितना है 0। तो कभी भी अगर उदासीन वस्तु देख लो, कभी भी अगर उदासीन शब्द आ जाए, देखिए यहाँ पर भी फंसाया जा सकता है कि लोग आपको बोलेंगे कि एक उदासीन वस्तु है, तो बच्चों के दिमाग में आता उदासीन है इसका मतलब उस पर कोई आवेश नहीं है। गलत, उसमें आवेश तो है ना। ये बोलिए कि उस पर नेट आवेश 0 है। तो उदासीन वस्तु के बारे में हम क्या बोलेंगे कि नेट आवेश 0 है। आवेश तो है ना भाई, धनावेश तो है ना, इलेक्ट्रॉन तो है ना, परंतु नेट आवेश 0। ये सेम सिमिलरली वैसी ही कहानी है कि एक वस्तु साम्य में है, एक वस्तु साम्य में है तो तुमको लगता है कि उस पर कोई बल नहीं लग रहे, बल तो लग रहे हैं ना, mg इधर लग रहा है, n इधर लग रहा है, और n और mg दोनों बराबर हैं, तो नेट फोर्स 0 है, परंतु फोर्स तो है ना, नेट बल 0 है परंतु बल तो है ना। समझ में आया? अब हेडिंग लगाएंगे आवेश के प्रकार, अपन पॉइंट्स बना बना के लिखेंगे, है ना। आवेश के प्रकार, बताइए कितने प्रकार के आवेश होते हैं? धनावेश और दूसरा ऋणावेश। एक धनावेश है, एक ऋणावेश है। धनावेश है इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की न्यूनता है, तो प्रोटॉन की तुलना में, ऐसे लिखिए, प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन की न्यूनता। लिखते जाओ, समझ में सारा आ जाएगा। प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन की न्यूनता। और ऋणावेश का मतलब है प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन की अधिकता। समझ में आया? हाँ या ना? हाँ, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। सर आप बोलते हैं आपके नोट्स पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा, तो भाई मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, पढ़ तो सही यार। ऐसे थोड़ी ना है कि तू रट लेगा, उनको समझने में भी तो आने चाहिए। अगर तेरे से डीएसए का एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो फिर बेटा ऐसा भी नहीं है ना तू गधा है फिर। यार कुछ भी बोलने को लगाते हो यार मेरे को। यार देखो सच्चाई है, क्लास में 100 बच्चे हैं तो यार 100 में से ना 20 का होगा 30 का होगा भाई, सीधी सी बात है। 100 में से 100 का कभी नहीं होता सिलेक्शन। तेरा नहीं हो रहा तो तेरे को 50 काम भी करने हैं, तेरे को ये भी करना है, तेरे को ये भी करना है, तेरे को ये भी करना है। लाइव देर से आया नहीं जाता, अभी लाइव आने लगा है तू, पहले लाइव आता था तू? खुद से करेंगे नहीं, बस इनको वो दे दो, बस थाली में परोस के दे दो आईआईटी एनआईटी को कि ले बेटा पंकज तू ही है आईआईटी के लिए। एसआई मात्रक लिख लो इसका, एसआई मात्रक लिख लो इसका। इसका एसआई मात्रक क्या है आवेश का? कूलम। क्या है? कूलम। इसको सी से दिखाते हैं, किसी सी से दिखाते हैं, या धारा इंटू समय, एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर सेकेंड ऐसे लिख लो, एम्पियर इंटू सेकेंड ऐसे लिख लो। क्लियर है? अब एक और चीज लिख लो,
अब कुछ प्रायोगिक मात्रक हैं, कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, वो लिख लो। थोड़ा सा बेसिक काम है आज। प्रायोगिक मात्रक हैं वो लिख लीजिए। कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, जैसे 1 एम्पियर इंटू 1 आवर, 1 एम्पियर इंटू 1 घंटा, ये हो जाएगा 3600 कूलाम। 1 एम्पियर इंटू 1 घंटा, ये हो जाएगा 3600 कूलाम। और 1 फैराडे केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, 96500 कूलाम, 96500 कूलाम। ठीक है। अब हेडिंग लगाएंगे तीसरी। लिखिए आवेशों के प्रकार के बाद लिखिए आवेश के विशिष्ट गुण। थोड़ा आवेश को समझिए। आवेश के विशिष्ट गुण, आवेश के विशिष्ट गुण। सबसे पहले तो आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश, अबे आवेशों के गुणधर्म चालू हो गए। विशिष्ट गुण लिख लो या हेडिंग लगा लो, नहीं दूसरी ब्रैकेट करके। तुम सोचोगे कि ये मास्टर ने क्या करा दिया, है ना। आवेश के गुणधर्म, मैं सीधा गुणधर्मों पे आ गया। अब एक एक गुणधर्म को अच्छे से समझना, यहां से भी सवाल बन जाता है। पहला गुणधर्म है आवेश एक अदिश राशि है। देखिए आवेश एक अदिश राशि का मतलब है, क्लियर है क्या? तक पहले तो बताओ, तुम लोगों के कमेंट तो आ नहीं रहे आज मेरे को। आवेश एक अदिश राशि है, इसका मतलब है कि सीधा सीधा हम इसमें दिशा विशा तो कुछ होती नहीं है, सिर्फ परिमाण होता है। आवेश के पास सिर्फ परिमाण होता है, तो आप सीधा सीधा बीजगणितीय योग कर सकते हो। सदिश योग करने की जरूरत नहीं है, बीजगणितीय योग कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला +3 कूलाम माइनस के 2 कूलाम, बताओ कितना बचेगा? तुम बोलोगे सर 1 कूलाम। तुमने बोला सर प्लस के 3 कूलाम माइनस के 2 कूलाम। मैंने बोला माइनस का 1 कूलाम माइनस का 7 कूलाम, कितना बनेगा? माइनस के 8 कूलाम। समझ गए? तो कुल मिला के आवेश एक अदिश राशि है। दूसरा लिख लो, आवेश का स्थानांतरण किया जा सकता है। दूसरा लिख लो, आवेश का स्थानांतरण। देखिए बच्चों की क्लास 12 फिर भी थोड़ी ठीक ठाक होती है, क्लास 11 थोड़ी डाउन होती है, क्योंकि 11th में ध्यान देते नहीं है, क्योंकि बोर्ड्स भी नहीं होते, लोकल होती है ना। तो मैं मानता हूं कि आपको 12th ठीक ठाक आती होगी। अगर मेरी बात से सहमत है तो आप कमेंट करके भी लिख सकते हैं। आवेश का स्थानांतरण किया जा सकता है। आवेश का स्थानांतरण किया जा सकता है। देखिए आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक स्थानांतरित कर सकते हैं। अगर मैं एक आवेशित वस्तु को और एक अनावेशित वस्तु को, है ना, यह आवेशित वस्तु है, और ये अनावेशित वस्तु है, एक अनावेशित वस्तु है। आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में लेकर आऊंगा
अनावेशित वस्तु बाद में आवेशित हो जाती है, आवेशित हो जाती है, यानी कि आवेश को स्थानांतरित किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट, आवेश को स्थानांतरित किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है आवेश सदैव द्रव्यमान, आवेश सदैव द्रव्यमान के साथ संबद्ध होता है। आवेश सदैव द्रव्यमान के साथ संबद्ध होता है, यानी कि द्रव्यमान के बिना अर्थात द्रव्यमान के बिना आवेश का कोई अस्तित्व नहीं है, आवेश का कोई अस्तित्व नहीं है। द्रव्यमान के बिना आवेश का कोई अस्तित्व नहीं है, जबकि आवेश के बिना द्रव्यमान संभव है। अगर मैंने बोला उदाहरण, अगर मैंने बोला कि एक वस्तु है उसका द्रव्यमान है, तो जरूरी नहीं है ना कि उसके ऊपर आवेश हो। आवेश नहीं है तब भी द्रव्यमान तो हो सकता है ना, वही बोल रहे हैं कि द्रव्यमान के बिना आवेश का कोई अस्तित्व नहीं। इसको पढ़ो, आवेश के बिना द्रव्यमान संभव है, इस पर कोई आवेश नहीं है परंतु द्रव्यमान है ना। लेकिन अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूं कि मैंने बोला है ना, तो यहां पर m नॉट इक्वल टू 0 है परंतु आवेश तो 0 है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान जिस पर आवेश है, आवेश जिसका 0 नहीं है, जिसका आवेश 0 नहीं है, यानी कि कोई आवेशित वस्तु है, तो जाहिर सी बात है उसका द्रव्यमान भी 0 नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई वस्तु, मैंने बोला कि उस पर आवेश नहीं है, अगर उस वस्तु पर आवेश नहीं है, तो ये द्रव्यमान के बिना आवेश का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर द्रव्यमान के बिना आवेश का कोई अस्तित्व नहीं है, मैंने बोला, सॉरी मैंने उल्टा कुछ बोल दिया क्या, मैंने हाँ यहाँ पर उल्टा ऐसे लाइन चलो, पहले इसको पढ़ते। द्रव्यमान के बिना कोई आवेश, मैंने बोला कि एक सही है ना, द्रव्यमान के बिना आवेश का कोई अस्तित्व, हाँ सही है ना। अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई एक कण है जिसका द्रव्यमान है ही नहीं, तो आवेश भी नहीं है भाई उस पर, है ना। परंतु मैंने बोला कि उस पर द्रव्यमान है, बेसिकली ऐसे समझो, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। कंफ्यूजन इन द सेंस वो लाइन थोड़ी सी ऐसी हो गई। आई थिंक मेरे को एग्जाम्पल ये वाला नहीं लेना चाहिए, मैं ऊपर से लेता हूँ एग्जाम्पल, फिर से करते हैं थोड़ा सा, नहीं तो आप ही लोग कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल सा पॉइंट ये बोल रहा है बेटा, सिंपल सा पॉइंट ये बोल रहा है कि द्रव्यमान के बिना आवेश अस्तित्व में नहीं है। अर्थात अगर कहीं द्रव्यमान नहीं है तो आवेश भी नहीं है, परंतु अगर कहीं पर द्रव्यमान है तो जरूरी नहीं है ना आवेश हो भी या नहीं भी हो। अगर कहीं आवेश दिख गया ना तो पक्का द्रव्यमान होगा, ऐसे समझ। अगर कहीं आवेश दिख गया ना तो पक्का द्रव्यमान होगा, पक्का द्रव्यमान होगा ही होगा, पक्का द्रव्यमान होगा ही होगा।
परंतु अगर कहीं पर द्रव्यमान दिख जाए तो आवेश 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 हो भी सकता है और नहीं भी। मतलब वो ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई आवेश जो है ना, द्रव्यमान है ना बड़ा है, ऐसे मान के चल द्रव्यमान थोड़ा घमंडी है। द्रव्यमान बोलता है आवेश को कि भाई तू है या नहीं है मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरा अस्तित्व रहेगा। द्रव्यमान बोल रहा है कि तू है या नहीं है मेरा अस्तित्व रहेगा। लेकिन आवेश क्या बोल रहा है, भाई तू नहीं है तो मैं भी नहीं हूं। आवेश क्या बोलता है द्रव्यमान को कि भाई तू नहीं है तो मैं भी नहीं हूं। समझ गए अब? अरे यार समझ गए क्या? हाँ 12 तो अच्छी है सर। आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। बताऊंगा सर, बताऊंगा बेटा, बताऊंगा। यहां तक क्लियर है क्या? हाँ बेटा निकिता। समीर नमस्ते बेटा, समीर नमस्ते बेटा, समीर हाय बच्चे। नामरा इमरान नहीं बेटा, बाद में नहीं मिलेगी, है ना, नामरा इमरान। चलिए खैर, हाँ तो इससे किस बात की पुष्टि होती है? इससे पुष्ट होती है, यहां से पता चला कि अतः आवेश का होना ही यह सिद्ध करता है कि वहां द्रव्यमान है। अतः आवेश का होना ही इस बात को सिद्ध करता है कि वहां द्रव्यमान है। आवेश का होना इस बात को सिद्ध करता है कि वहां पर द्रव्यमान है। क्लियर है? अब एक पॉइंट और बोल रहे हैं इसी में ही, थोड़ा सा मैं भी बोलूंगा कि क्या बोल रहे हैं कि किसी वस्तु को आवेशित करते समय उसका द्रव्यमान परिवर्तित होता है। ये स्टेटमेंट है। किसी वस्तु को आवेशित, मैं आपको बताऊंगा कैसे। किसी वस्तु को आवेशित करते समय वस्तु का द्रव्यमान परिवर्तित होता है, आवेशित होता है। देखिए मैंने बोला कि इस वस्तु के पास 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है। अब ये उदासीन है। आपने कहीं से एक इलेक्ट्रॉन लेकर आ गए, जैसे ही आपने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, अब ये वस्तु ऋणावेशित हो गई। अरे यार इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई ना, भाई। इलेक्ट्रॉन को ही निकाल सकते हो ना, प्रोटॉन के साथ तो छेड़छाड़ नहीं कर सकते ना। या प्रोटॉन के लिए तो हमें न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए कि न्यूक्लियस के अंदर से, नाभिक के अंदर से तोड़ना पड़ेगा। तो जनरली इलेक्ट्रॉन के साथ ही खिलवाड़ करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन को दे दिया, इलेक्ट्रॉन के साथ ही खेलेंगे हम, ठीक है ना। हाँ तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन इस वस्तु को दे दिया। जैसे ही मैंने एक इलेक्ट्रॉन इस वस्तु को दिया तो अब ये वस्तु ऋणावेशित हो गई। क्यों? क्योंकि पहले इसके पास सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 प्रोटॉन थे, यानी कि इस वस्तु के पास न्यूट्रली कोई आवेश नहीं था, मतलब उदासीन थी, जितना धन उतना ऋण। लेकिन जैसे ही मैंने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये ऋणावेशित हो गई, यानी कि इसके ऊपर ऋणात्मक आवेश है। तो अब इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसका द्रव्यमान m था तो इसका द्रव्यमान m डैश ले लो, तो किसका ज्यादा होगा? m डैश ज्यादा होगा m से। हाँ, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। मतलब एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बढ़ गया। एक इलेक्ट्रॉन आ गया ना, तो इलेक्ट्रॉन आने से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और
एक इलेक्ट्रॉन आया है ना, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है, अभी अभी तो बताया था कि भैया अगर आवेश की बात कर रहे हो तो द्रव्यमान तो होगा ही होगा, क्योंकि आवेश के बिना द्रव्यमान संभव है, परंतु द्रव्यमान के बिना आवेश संबद्ध नहीं। द्रव्यमान आवेश जो है ना वो द्रव्यमान के साथ संबद्ध है। कहीं आवेश की बात कर रहे हो मतलब द्रव्यमान की बात कर रहे हो, मतलब द्रव्यमान तो होगा ही होगा ऐसा। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो है ही है, तो द्रव्यमान बढ़ गया होगा। एक इलेक्ट्रॉन इस वस्तु को दिया तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया ना भाई, द्रव्यमान बढ़ गया। सिमिलरली अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेता, अगर यहीं से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता, उस केस में द्रव्यमान घट जाता। तो वही बोलना चाह रहे हैं कि वस्तु को आवेशित करने पर, है ना, या इलेक्ट्रॉन देने पर, इलेक्ट्रॉन लेने पर, अगर धनावेशित कर रहा हूं तो द्रव्यमान घटेगा, क्योंकि मैंने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, मतलब वस्तु को क्या कर रहा हूं, धनावेशित। और धनावेशित अगर कर रहा हूं तो द्रव्यमान घटेगा। और एक इलेक्ट्रॉन मैंने इसको दिया है, मतलब मैं वस्तु को क्या कर रहा हूं, ऋणावेशित। और अगर मैं वस्तु को ऋणावेशित करता हूं तो मतलब है कि द्रव्यमान बढ़ेगा। तो धनावेशित अगर मैं कर रहा हूं वस्तु को, यह तो पक्की बात है कि आवेशित करने पर वस्तु का द्रव्यमान परिवर्तित है, लेकिन परिवर्तन में भी घटना और बढ़ना दोनों हो सकते हैं। अगर मैं वस्तु को धनावेशित कर रहा हूं, इसका मतलब मैंने उसको इलेक्ट्रॉन लिया है, उससे एक इलेक्ट्रॉन लिया है, मतलब उतना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान घट गया होगा, तो द्रव्यमान घटा है। अगर उसको मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया होता तो उसके पास उतना द्रव्यमान बड़ा होता। कितना द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन का जितना द्रव्यमान बड़ा होता। और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है ये भी नहीं पता होगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। यार एक तो समझ ही नहीं आ रहा बच्चों को, समझ में आया? क्लियर है समीर बच्चे? बच्चा बोला सर आवेशित वस्तु, बेटा वो अलग बात है। मैं वो जो चले गए ना आप जिसमें बोल रहे हो, उसमें फिर जो मैं बताऊंगा बेटा समीर, आप बोल रहे हो कि सर आवेशित वस्तु अगर प्रकाश की चाल से चले तो देखिए आवेश पे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। मैं वो भी बताऊंगा कि आवेश जो है ना उसका वेग से कोई लेना देना नहीं है। आप एक वस्तु को स्थिर रख दो, एक वस्तु को प्रकाश की चाल से चला दो, है ना, उसके आवेश पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है? अब हेडिंग लिखेंगे, ये क्लियर है। तीसरा पॉइंट भी हो गया। चौथा लिखेंगे, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश क्वांटीकृत होता है। थोड़ा सा हिंदी देख लेता हूं मैं। क्वांटीकृत होता है। बेसिकली सबसे छोटा आवेश जो हमने माना है वो ई को माना, ई ना, ई सबसे छोटा आवेश। हालांकि इससे भी छोटे आवेश आ गए हैं, क्वार्क कण आ गए हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम नहीं पढ़ेंगे। +-E/3 +-2E/3। अगर नॉलेज के लिए चाहिए तो नॉलेज के लिए लिख लो क्वार्क पार्टिकल्स, क्वार्क कण। क्वार्क कणों की अगर हम बात करें तो +-E/3 +-2E/3 इस तरीके से होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है। परंतु नॉलेज के हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि अगर बाद में चिल्लाओ हैं हमारे को तो बताया ही नहीं क्वार्क क्या होते हैं। अदरवाइज सबसे छोटा आवेश, सबसे छोटा आवेश ई है। मतलब वो ये बोलना चाह रहे हैं कि इससे छोटा आवेश नहीं है, यानी कि आप
और छोटा छोटा विभाजित नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा छोटे पे नहीं जा सकते। हालांकि अब वो संभव है, प्लस माइनस e/3 प्लस माइनस 2e/3 वो क्वार्क कण है बेसिकली। क्या बोला है उनको? क्वार्क्स बोला है, क्वार्क्स पार्टिकल। परंतु ये हमारे सिलेबस में नहीं है और हमें ये पढ़ना नहीं, तो अभी तक हम मान लेते हैं कि ये खोज हुई नहीं है, मान लेते हैं कि ये खोज नहीं हुई है। जब ये खोज नहीं हुई है तो हमें क्या पता है? हमें बस यही पता है कि अब तक का सबसे छोटा आवेश जो है वो ई है, यानी कि इससे छोटा आवेश संभव ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। हालांकि हमें पता है, परंतु हम जहाँ मान के चलेंगे कि हमें पता नहीं है। अब देखिए, अब आप आवेश को क्वांटीकृत मान रहे हो तो Q बराबर प्लस माइनस एन ई, मैं बताऊंगा कैसे आया, यह फॉर्मूला भी कैसे आया वो भी बताऊंगा। Q बराबर प्लस माइनस एन ई, एन कुछ भी हो सकता है, एन 1 2 3 4, एन आपका धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, परंतु रियल ही होगा, है ना, काल्पनिक संख्याएं नहीं होंगी, है ना। तो एन आपका, है ना, धनात्मक या ऋणात्मक, कोई भी धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक है, एन का मान कुछ भी हो सकता है। ऐसे समझ, एक वस्तु है, ध्यान से सुनना, और एक और वस्तु है, इसको वस्तु ए नाम दे रहा है, इसको वस्तु बी नाम दे रहा है। यहां से आपने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ध्यान से सुनना, एक इलेक्ट्रॉन आपने इसको दिया ए से बी तक, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी आई, एक इलेक्ट्रॉन की, तो इसके ऊपर प्लस आवेश आया तो इसके ऊपर माइनस आवेश आया, +1 आया -1 आया। आपने और एक इलेक्ट्रॉन दिया, या ऐसे मानो आपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, वो हर बार नया नया केस मान के चलो, तो इसके ऊपर +2 आ जाएगा, इसके ऊपर -2 आ जाएगा। आपने 10 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो +10 आ जाएगा, इस पर -10 आ जाएगा। अरे यार, इलेक्ट्रॉन की कमी और इलेक्ट्रॉन की अधिकता ही तो दर्शा रहा है बेसिकली आवेश। अगर मैं यहां से n इलेक्ट्रॉन दे दूं तो इसके पास है ना, ऐसे मान के चल, ये +1 × E हो जाएगा, ये -1 × E हो जाएगा, इस पर ऋणावेश हो जाएगा, ये 2E हो जाएगा, ये -2E, ये 10E हो जाएगा, ये माइनस के 10E हो जाएगा। अगर मैं n इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दूँ तो इसके ऊपर +Ne हो जाएगा और इसके ऊपर -Ne हो जाएगा। तो आवेश जो है, इसलिए हम उसको +- Ne करके लिख देते हैं कि आवेश क्वांटीकृत होता है और ये +- Ne के फॉर्म में होता है, यानी कि n जो होगा वो पूर्णांक होगा। सबसे छोटा आवेश है E और उसका इंटीजर पूर्णांक। यार, किसी वस्तु से निकालोगे तो एक इलेक्ट्रॉन ही निकालोगे ना, आधा पौन सवा तो नहीं निकाल लोगे ना। सर मैंने तो सवा इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, 1 निकालोगे, 2 निकालोगे, 3 निकालोगे, 5 निकालोगे, 10 दे दोगे, 20 दे दोगे, 50 दे दोगे, परंतु आधा नहीं दोगे, 150 दे दोगे, परंतु 149.5 नहीं दोगे। समझ रहे हो क्या? तो बेसिकली उन्होंने बोला है कि आवेश जो होता है वो क्वांटीकृत होता है, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आया क्या समझ में? हाँ, आवेश जो होता है वो क्वांटीकृत होता है ना। अब सुनो एक छोटा सा पॉइंट, एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ऋणात्मक आवेश होता है, माइनस नहीं लिख रहा हूं मैं, हमें पता इतना होता है। एक इलेक्ट्रॉन में इतना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन में इतना आवेश होता है। अब प्रश्न क्या है? एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? मुझे आंसर बताएंगे क्या? निकिता, शिवांश, साहिल, क्लियर है?
बताओ। अब देखो बेटा जी हल, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 गुलाम, तो एक गुलाम कितना बटे 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 इलेक्ट्रॉन। इसको सॉल्व कर लो, 1/1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 ऊपर चला जाएगा, तो एक गुलाम। अब 10 की घात 19 है तो इसमें से एक 10 इधर दे दे, तो 10 बटा 1.6 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। अब इसको सॉल्व करते हैं, 10 बटा 1.6 आई थिंक 6 पॉइंट, कैलकुलेशन ले लेता हूँ, 6.25 आ रहा है। तो एक गुलाम आवेश में 6.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर आपसे पूछ लें, क्योंकि बच्चे हमको अभी तक ये पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है इतना, परंतु हमें ये नहीं पता होता कि एक गुलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक गुलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हमें अब पता चल चुका है एक गुलाम आवेश में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं, चौथा पॉइंट हो गया। अभी तक हमारा आवेशों का गुणधर्म ही चल रहा है, एक एक को एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसीलिए बीच बीच में टाइम लग जाता है, वरना ये जो नंबरिंग चली आ रही है ना, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, अब पांचवी, सॉरी चौथी हो गई, पांचवी, पांचवी क्या है? आवेश अपरिवर्तनीय राशि है, आवेश अपरिवर्तनीय, आवेश अपरिवर्तनीय राशि है। अब ये मैंने लिख तो दिया, इसकी थ्योरी लिख लो, एक लाइन की है कि आवेश का मान निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता, आवेश का मान, आवेश का मान निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता। आवेश का मान निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता, अर्थात आवेशित वस्तु का वेग बदलने पर भी, अर्थात आवेशित वस्तु का वेग बदलने पर भी, आवेशित वस्तु का वेग बदलने पर भी इसका आवेश अपरिवर्तनीय रहेगा, अपरिवर्तनीय रहेगा। कुल मिला के वो ये बोल रहा है कि मान लीजिए एक आवेशित कण है जिस पर आवेश है Q, और मान लीजिए चल रहा है, पहले मान लेते हैं कि ये U वेग से चल रहा है, इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। मैं कह रहा हूँ इसको मैं बहुत तेज भगा देता हूँ, ये चलते U की जगह मान लेते हैं V वेग से हो गया, और मैं तो कह रहा हूँ इसका द्रव्यमान M से M डैश हो गया, परंतु इसके आवेश पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। M से M डैश कब हो सकता है? जब V का मान बहुत ज़्यादा कर दिया, है ना, समझ गए। तो जो तू बच्चा कह रहा था ना कि प्रकाश की चाल से, मैं कह रहा हूँ चला दे, तब भी आवेश पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, द्रव्यमान हो सकता है बदल जाए, आवेश पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप मान के चलिए। तो अभी हम है ना सिर्फ द्रव्यमान का हटा देता हूँ, मैं सिर्फ ये लिख रहा हूँ कि आवेश जो है ना
पहले मान लेते हैं u वेग से चल रहा है, तुमने वेग बदल दिया, v वेग से चल रहा है, परंतु आवेश का मान नहीं बदलता, वो q है तो q ही रहेगा। अब एक लास्ट पॉइंट लिखिए, पांचवे के बाद छठा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आवेश संरक्षित है। आवेश संरक्षित है। आवेश संरक्षित है, अर्थात आवेश को इसको इम्पोर्टेंट है ना, इसको ध्यान से समझना, एक उदाहरण से समझाऊंगा। अर्थात आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अब ऐसे समझो इसको, एक वस्तु से, है ना, इसको ऐसे लिख लो, परंतु आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। एक रूप से दूसरा रूप नहीं है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। अब बेटा जी मान लेते हैं कि मेरे पास ऐसा एक विलगित निकाय है, विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम की मैं बात करूंगा, लेकिन ये विलगित निकाय की अब मैं बात कर रहा हूं। ऐसा मान ये मेरा ब्रह्मांड है, ये पूरा ब्रह्मांड है, विलगित निकाय है। सुन ले, आइसोलेटेड सिस्टम है मेरे पास, आइसोलेटेड सिस्टम। क्या होते हैं विलगित निकाय? दुनिया से अलग थलग, दुनिया से कोई लेना देना नहीं, दुनिया से कोई मेल मिलाप नहीं, दुनिया से कोई मेल जोल नहीं, दुनिया से कोई लेना देना, कोई बाहर की दुनिया को जानते ही नहीं है। जैसे कि जब मैं आपको बोलता हूँ कि बेटा जी पढ़ने में इतने मशगूल हो जाइए कि आपका बाहर की दुनिया से कोई ताल्लुक ही नहीं रहना चाहिए, अर्थात अपने आप को आइसोलेट कर लो, अर्थात अपने आप को विलगित कर लो, काट लो अपने आप को दुनिया से और एकाग्रचित होकर पढ़ाई करते रहिए। सेम वैसी कहानी की मान लेते हैं दुनिया से इसका कोई लेना देना नहीं है, दूसरी दुनियाओं से कोई लेना देना नहीं है, ये मेरी एक अलग दुनिया है जो मैंने बाउंड्री बना दी। अब इसमें मेरे बहुत सारे वस्तु हैं, मान लेते हैं एक वस्तु है ए, एक वस्तु है बी, एक वस्तु है सी, एक वस्तु है डी। इसके ऊपर 1 कूलाम आवेश था, ध्यान से सुनना, इसके ऊपर -6 था, इसके ऊपर प्लस के 5 कूलाम था और इसके ऊपर माइनस के 3 कूलाम था। मैंने क्या किया, मैंने ए और बी का कुछ ना कुछ किया, दोनों का कुछ कुछ तो किया। ए को बी से किया, बी को सी से किया, है ना, ऐसे लगा दो। ए को बी से किया,
बी को सी से किया, सी को वापस से ए से किया, है ना, ए को फिर डी से किया, कुछ तो मैंने किया, टच किया, टच करा के मैंने कुछ तो किया। ए को बी से स्पर्श किया, बी को सी से स्पर्श किया, सी को वापस ए से स्पर्श कर दिया, ए को डी से स्पर्श कर दिया, और चाहिए तो लो, फिर मैंने डी को वापस से सी से स्पर्श कर दिया। कुछ ना कुछ मैंने किया, और कुछ कराने के बाद ये अभी भी मेरा विलगित निकाय है। कुछ करने के बाद ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ये ए है, कुछ तो मैंने किया, और कुछ करने के बाद इस पर आवेश -1 कूलाम आ जाता है। पहले कितना था? 1 कूलाम। अब कितना आ गया? पहले ए पर 1 कूलाम था कुछ करने से पहले। अब वो कुछ क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी तो ये नियम समझा रहा हूँ। कुछ करने से पहले आवेश 1 कूलाम था, कुछ करने के बाद अब आवेश इस पर नया आ गया, इस वस्तु पर -1 कूलाम। बी वाली पर जो आवेश है वो +3 कूलाम आ गया, सी वाली वस्तु पर -7 कूलाम आ गया, और डी वाली वस्तु पर पता नहीं निकालना है। डी वाली वस्तु पर कितना आवेश आएगा बता सकता है कोई? अब देखो, इसमें मैं लगाऊंगा आवेश संरक्षित। मुझे इतना पता है कि आवेश संरक्षित रहता है, तो पहले कितना आवेश था कुछ करने से पहले, है ना, यहां लिख लो कुछ किया, कुछ करने से पहले कुल आवेश कितना था? क्यू नेट पहले कितना था, और क्यू नेट बाद में कितना है? आवेश संरक्षण है ना भाई, आवेश कहीं नहीं गया होगा, इससे निकलकर बाहर तो कहीं नहीं गया होगा, जो होगा इसी दुनिया में घूम रहा होगा आवेश। भाई जो होगा इसी दुनिया में घूम रहा, इससे बाहर तो गया ही नहीं है, क्योंकि बाहर तो मेल मिलाप है ही नहीं, इसीलिए तो मैंने विलगित निकाय लिया। बाहर तो ये घूम ही नहीं रहा, जो होगा इसी परिसीमा के अंदर होगा। अब कुछ करने से पहले कुल आवेश कितना है, और कुछ करने के बाद भी कुल आवेश उतना ही होना चाहिए। तो कुल आवेश, और आवेश एक अदिश राशि है, तो सीधा जोड़ देते हैं। देखिए पहले 1 कूलाम, बी वाली पर है -6 कूलाम, सी वाले पर है +5 कूलाम, और डी वाले पर है -3 कूलाम। ए वाली पर है -1 कूलाम, बी वाली पर है +3 कूलाम, सी वाली पर है -7 कूलाम, और डी वाली पर हमें पता नहीं है, हमने मान लिया x से। अब बस को सॉल्व कर लो, 1 में से 6 गए, -5 और +5 0, इधर बचेगा -3, ये -1 और -7 -8, -8 में से 3 गए, +5, तो -5 + x, -5 + x। अब x बराबर -3 तो है ही है, +5, x बराबर 5 में से 3 गए, 2 कूलाम, यानी कि इस वस्तु पर जो आवेश आएगा ना वो +2 कूलाम आ जाएगा। आवेश संरक्षित था पहले भी, आवेश संरक्षित है आज भी। दिस इज कॉल्ड
आइसोलेटेड सिस्टम विलगित निकाय। नहीं समझ में आया? अरे नोट कर लो यार। तुम लोग सुस्त हो क्या भाई? तुम लोग सुस्त हो क्या भाई? यस क्लियर है बेटा। मुस्कान, रिया, शिव, तुम लोगों को आज आनंद नहीं आ रहा क्या बेटा? निकिता समझ गई, हाँ। साहिल का आंसर बिल्कुल सही था, बहुत सुंदर। आकांक्षा, आकांक्षा हाँ क्लियर है क्या? क्या हर एक बच्चे का क्लियर है क्या? यहाँ आकर आपका खत्म हो गया तीसरा पॉइंट, आवेशों के गुणधर्म या आवेश के गुणधर्म। खत्म हो गया भाई, आवेश के गुणधर्म। अब एक पॉइंट लिखवाता हूँ, मेरी प्यारी बिंदु, मेरी प्यारी बिंदु। मेरी प्यारी बिंदु क्या है सुनिए बेटा। त्वरित आवेश ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। त्वरित आवेश, त्वरित आवेश ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। आवेश को पकड़ो और उसको त्वरित कर लो, नियत वेग से नहीं, नियत वेग से नहीं बेटा, नियत वेग से नहीं। वेग में परिवर्तन अगर होगा तो त्वरण भी होगा। तो त्वरित जो आवेश होते हैं वो ऊर्जा भी उत्सर्जित करते हैं। अब इसको ऐसे समझो कि अगर मेरे पास वेग 0 है, इसका मतलब आवेश स्थिर है। आवेश ऐसे लिखो, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं स्थिर आवेशों की, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं स्थिर आवेशों की। और स्थिर आवेश जो होते हैं ना बेटा, वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। एक आवेश को रख दीजिए केवल, अब विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। स्थिर आवेश, स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। जबकि अगर मैं वेग को नियत ले लूं, क्या मेरा एक आवेश जो है वो नियत वेग से गतिशील है, नियत वेग, नियत वेग अगर होगा तो आवेश जो है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं। लिखते जाना, विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं, लेकिन
लेकिन कोई विकिरण उत्पन्न नहीं करता, लेकिन कोई विकिरण उत्पन्न नहीं करता। अब अगर मेरा वेग नियत ही नहीं है, v जो है वो नॉट इक्वल टू नियत, अर्थात त्वरित है। अगर आवेश मेरा त्वरित है तो वह विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा तथा ऊर्जा भी विकिरित करेगा, ऊर्जा भी विकिरित करेगा। वही लाइन मैंने लिखी है कि एक आवेश अगर त्वरित होता है, त्वरित आवेश जो होता है ना बेटा, त्वरित आवेश जो होता है ना बेटा, वो ऊर्जा विकिरित करता है। त्वरित आवेश ऊर्जा उत्सर्जित या विकिरित करता है। इतना नोट करिए पहले। आपको समझ आया मैंने क्या बोला? सर हाथ से लिखा नोट्स लाइए। तो बेटा हाथ से लिखे नोट्स ही तो हैं ये, हाथ से ही तो लिख रहा हूँ, और कहीं से लिख रहा हूँ? अरे बेटा हाथ से लिखा नोट्स ही तो दे रहा हूँ पंकज। और कैसा नोट्स चाहिए बताओ बेटा? ये भी बहुत अच्छे नोट्स हैं, आप इतना तो लिखिए। अगर आप चाह रहे हो तो वैसा ले आऊँगा मैं। और बोलो। आज समझ में अच्छे से आ रहा होगा ना तुम लोगों को? ऊर्जा विकिरित का मतलब है एनर्जी कुछ रेडिएट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फॉर्म में, या यूँ बोल दीजिए कुछ ऊर्जा विकिरित करेगा, ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, है ना, ऊर्जा देगा कुछ, अगर एक्सिलरेटेड है तो। ठीक है, ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। विकिरित से मतलब है ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। बेटा आकांक्षा, हाय बेटा मनुराज, हाय बेटा मनुराज। बेटा रिया आप हो क्या क्लास में? चलो एक सवाल करो, एक सवाल करिए, है ना। हमने एक सवाल किया अभी थोड़ी देर पहले, ये प्रश्न नंबर पहला था। अभी हम प्रश्न नंबर दूसरा करेंगे। सवाल यह है कि जब एक पॉलीथीन के टुकड़े को ऊन के साथ, जब एक पॉलीथीन के टुकड़े को ऊन के साथ रगड़ा जाता है, ऊन के साथ रगड़ा जाता है, तो पॉलीथीन पर -2 × 10⁻⁷ कूलाम
का आवेश आ जाता है, का आवेश आ जाता है। तो पॉलीथीन पर स्थानांतरित तो पॉलीथीन पर स्थानांतरित द्रव्यमान की मात्रा ज्ञात करिए, हल करिए। चलिए हल करेंगे फटाफट से। जल्दी बेटा, ठीक है, रोज ले आऊंगा, बस हर रोज ले आऊंगा। मुझे आंसर बता सकते हैं क्या? देखिए Q बराबर NE से कर लो। Q बराबर प्लस माइनस NE लिखा था ना मैंने, Q बराबर NE। देखो एक पॉलीथीन के टुकड़े को, ये पॉलीथीन होगी और ये ऊन होगी। एक पॉलीथीन के टुकड़े को ऊन के साथ रगड़ा जाता है तो पॉलीथीन पर -2 × 10⁻⁻7 इलेक्ट्रॉन आ जाता। अब ये ऋणावेशित हुआ है, इसका मतलब है कि इसका द्रव्यमान बड़ा होगा। इलेक्ट्रॉन आए हैं ना, तभी तो वस्तु ऋणावेशित हुई है ना। अरे ये पॉलीथीन है, ये पॉलीथीन है, ये ऊन है नालायकों। तो इसके ऊपर ऋणावेश आया है मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता मतलब इलेक्ट्रॉन आया होगा ना भाई, का आवेश आ जाता है। तो पॉलीथीन पर स्थानांतरित द्रव्यमान, अब देखिए N बराबर Q/E, आवेश भी ऋणात्मक है, E भी ऋणात्मक रखूंगा, माइनस माइनस हट जाएगा। N बराबर सीधा सीधा लिख लेते हैं। Q कितना है? 2 × 10⁻⁻7। E कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19। मात्रक कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि ऊपर भी आवेश नीचे भी आवेश, तो केवल एक संख्या आएगी। और वो संख्या कितनी आएगी? 1.25 × 10⁻12। इतने इलेक्ट्रॉन आए। हर एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31। तो कुल द्रव्यमान कितना? N × 9.1 × 10⁻31 kg। भाई इतने इलेक्ट्रॉन आए और हर एक का द्रव्यमान इतना है, तो गुना कर लो, कुल द्रव्यमान आ जाएगा भाई। तो N कितना है? 1.25 10⁻12 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो कुल द्रव्यमान 11.38 इंटू 10⁻19 10⁻
-19 किलोग्राम। अगले सवाल पे चलते हैं। थोड़ा सा ठीक सवाल करवाता हूं, ये भी अच्छा था। प्रश्न नंबर 3 करोगे। सवाल यह है बेटा, एक उदासीन गोले पर प्रति सेकंड एक उदासीन गोले पर प्रति सेकंड एक उदासीन गोले पर प्रति सेकंड 10 की घात 12 अल्फा कण हीलियम के नाभिक, अल्फा कण को हीलियम का नाभिक भी बोलते हैं, हीलियम के नाभिक गिरते हैं, अल्फा कण गिरते हैं। आपको नहीं पता तो अल्फा कण बता देता हूं, 2He4 हीलियम का नाभिक गिरते हैं। उस समय की गणना कीजिए, उस समय की गणना कीजिए जिसमें गोले पर 2 माइक्रोकुलाम आवेश हो जाता है। सॉल्वेट सॉल्व करिए बेटा। तुमसे नहीं होगा, सुनो। हमसे बोला है कि प्रति सेकंड इतने अल्फा कण गिरते हैं। प्रति सेकंड कितने अल्फा कण गिरते हैं? 10 की घात 12 अल्फा कण प्रति सेकंड। मुझे समय ही तो निकालना है। मान लेते हैं कि माना टी सेकंड तक अल्फा कण गिरे, टी सेकंड तक, तो कुल कितने अल्फा गिरे? कुल कितने अल्फा कण गिरे बताओ? अल्फा कण गिरे बताओ। तुम बोलोगे सर 10 की घात 12 अल्फा कण प्रति सेकंड गिर रहे हैं और टी सेकंड तक गिरे तो कुल इतने अल्फा कण गिरे, 10 की घात 12 इंटू टी। भाई सही है ना? अरे यार 10 की घात 12 अल्फा कण प्रति सेकंड गिर रहे हैं, टी समय तक गिरे तो कुल कितने गिर गए? इंटू टी। तो कुल कितना आवेश हो गया? तो कुल आवेश कितना हो जाएगा? सर एक अल्फा कण पर आवेश होता है प्लस का 2e। अगर नहीं पता तो याद रखना, एक अल्फा कण पर आवेश होता है प्लस का 2e। 2He4 है ना, He+2। तो कुल कितने गिरे टोटल? 10 की घात 12 इंटू टी, कुल इतने गिरे। ये तो संख्या है ना, ये तो n आया ना। अभी एक के ऊपर आवेश कितना है? 2e। तभी तो q बराबर ne। और हमें दे रखा है कि इतना गिर गए
t समय तक गिरने के बाद अब जो फाइनल आवेश होता है ना गोले पर वो 2 माइक्रो कूलाम है। तो 2 इंटू 10 की घात -6 बराबर इतना 10 की घात 12 इंटू टी इंटू 2e। तो t बराबर 2 इंटू 10 की घात -6 बटे 2e इंटू 10 की घात 12। 2 से 2 कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा। ये 1/e इंटू 10 की घात -18 t इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10 की घात -19 इंटू 10 की घात -18। -19 ऊपर जाएगा, प्लस का 19 माइनस का 18, एक बचेगा 10/1.6 10 तो t का वैल्यू आ जाएगा 6.25 सेकेंड। कितने समय तक गिरे अल्फा कण? 6.25 सेकेंड तक। समझ आया? कैसा लगा लेक्चर पहले तो ये बता दो, बस आज इतना ही पढ़ेंगे। कैसा लगा लेक्चर एक बार बता दो मेरे को फटाफट से। अब देखो कितना फर्क पड़ता है। आज हमने कुल मिला के 16 या 17 स्लाइड पढ़ी और जब मैं नोट्स बनाकर लेके आता हूँ तब हम 50 तक पहुँच जाते हैं, 45 तक पहुँच जाते हैं। ये पावर है टेक्नोलॉजी की कि अगर आप क्वेश्चंस लिखने की बजाय लिखे हुए लाओ तो समय बचता है। ध्यान रखना, ये अंतर बताया है। क्लियर है? ठीक है, तो मुझे बता दो एक बार, फिर ख़त्म करेंगे अब क्लास को। यस, चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगली क्लास में। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, धन्यवाद।